Hello everyone, good morning. My name is Advocate Tricia Jain and आपके CA के कोर्स में लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ मैं डील करूँगी। आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे वो मई का हो चाहे सितंबर का हो, आपके जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ आई विल बी डीलिंग। ठीक है ना? आपको पता है आपके हर पेपर में आपके 4 पेपर होते हैं ना, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, पेपर 3 एंड लास्ट हमारा है पेपर 4। इसमें जो ये पेपर 2 है ना बच्चा, ये आपका सारा डील करेगा लॉ के पोर्शन से, और ये वाला पोर्शन सारा मैं आपका डील करूँगी। ठीक है, आपको पता है आपको पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स स्कोर करने नेसेसरी है और ओवरऑल आपको 50 आपके स्कोर करने कंपल्सरी है। अगर एक में आप सोचते हो इसमें हम 30 आपके आ जाते हैं, लॉ में आपके 40 आते हैं, थर्ड में आपके 70 आ जाते हैं और फोर्थ में आपके 80 आ जाते हैं, तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो बिकॉज आपके पेपर 1 में 30 है। इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर आपके पर पेपर में आपके टोटल 40 हो। ठीक है ना? टोटल आपका इसमें पेपर 1 में 40 हो, पेपर 2 में 40 हो, पेपर 3 में एंड पेपर 4 में, और टोटल ओवरऑल आपका 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे नाउ कमिंग ऑन टू योर लॉ सिलेबस। जो हमारा पेपर 2 होगा लॉ का, वो होगा बच्चा पहले तो सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें MCQs वगैरह कुछ नहीं है, सब सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको आंसर्स करने हैं, आपको फुल फ्लेज एक आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, कैसे फ्रेम करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, कैसे हमने केस लॉज उसमें लिखने हैं, कैसे हमने इलस्ट्रेशंस को हमने उसमें लिखना है, कैसे हमने लॉ को इंटरप्रेट करना है, वो सब मैं आपको करवाऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन कौन से हम आपके सिलेबस क्या है भाई, कौन कौन से लॉज हैं जिसके साथ हम डील करेंगे। पहला तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा, राइट। दूसरा हमारा चलेगा सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी मैं करवाऊंगी। देन हमारे पास आएगा पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, ये भी मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स के साथ ये वाले सब्जेक्ट के साथ भी मैं ही डील करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया हमारा यानी कंपनी लॉ, एंड लास्ट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, ये सब के साथ ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पेपर 2 में आएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर, पहला यूनिट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, राइट। अगर हम बात करते हैं बच्चा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हमारा यूनिट 1 ही हमें क्या बोलता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे टॉपिक से ही वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो हमने इतना बड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, हमारे सब्जेक्ट का नेम है, इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, किस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, राइट। कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है बच्चा, अगर हम डेफिनेशन में जाए ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो पहली बात तो डेफिनेशन दी है हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 2H में। देखो आपको कुछ समझ अभी नहीं लग रहा कि डेफिनेशन क्या है, कैसे है, इतनी डेफिनेशंस है, कैसे याद रखेंगे, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। हर डेफिनेशन को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। हर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, ट्रिक्स मैं आपको साइड बाय साइड ही बताऊंगी। ठीक है, देन अगर हम 2H की बात करें तो ये हमारा डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यही चीज हमने पढ़ी ना, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो भाई ये एग्रीमेंट क्या चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। ठीक है, अगर हमें ये तो हमारे कंसेप्ट समझ लग गए ना, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमें आगे धीरे धीरे अपने आप अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पहले एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिएबिलिटी,
यही तो चीज़ें चाहिए ना। अब हम बात करते हैं बच्चे पहले एग्रीमेंट की। इन्फोर्सेबिलिटी पे मैं अभी आपके नहीं आ रही, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एग्रीमेंट की। ये एग्रीमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? तो इसके लिए हम आएंगे सबसे पहले, बाकी ये सब चीज़ें छोड़ दो अभी, और सिर्फ हमारी एग्रीमेंट की डेफिनेशन पे देखो। इसको एग्रीमेंट क्या बोलता है? एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E छोड़ दो, कोई बात नहीं, सारी डेफिनेशंस कैसे याद होंगी मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को समझने पे फोकस करना है, और वो क्या है? एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, सिर्फ फोकस किस पे है? एवरी प्रॉमिस। नेक्स्ट, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, तो एग्रीमेंट से एक चीज तो क्लियर होगी हमारे पास। क्या क्लियर हुई? कि एक तो हमारे पास होना चाहिए प्रॉमिस, दूसरी होनी चाहिए कंसीडरेशन। ये दो ही चीजें निकली ना जब हमने डेफिनेशन को स्टडी किया। एवरी प्रॉमिस, यही था ना, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, और यही मैंने लिखा प्रॉमिस क्या फॉर्म कर रही है? कंसीडरेशन। जब प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। तो भाई अब ये प्रॉमिस क्या चीज़ है? प्रॉमिस है बच्चा, प्रॉमिस बनता है हमारे दो चीज़ों से। पहला है प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल इज सिमिलर टू ऑफर। ऑफर यूज करते हैं हम इंग्लिश लॉ में, और प्रपोजल यूज करते हैं हम इंडियन लॉ में। पहली बात क्लियर हुई, ऑफर और प्रपोजल सेम थिंग है। दूसरा, प्रॉमिस कैसे बनेगा? जब मैंने दिया प्रपोजल। प्रपोजल क्या, ऑफर क्या? कोई काम करने का या कोई काम ना करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जाकर ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, ठीक है, अगर आप ये प्रॉपर्टी मुझे बेचोगे तो आपको इसके बदले में मैं 1 लाख रुपया दूंगी। तो जो आप प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हो, या जो मैंने आपको एक अपनी विलिंगनेस बताई है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, इन रिटर्न मैं आपको 1 लाख रुपया देने के लिए रेडी हूँ, ये क्या है? ये मेरी विलिंगनेस है। क्या? कि मैं आपको कोई काम करने के लिए बोल रही हूँ। जैसे मैंने आपको कोई काम करने के लिए बोल दिया, दैट मीन्स मैंने आपको प्रपोजल दे दिया। इतनी सी पहले बात क्लियर हुई। अगर हम जर्नल टर्म में समझते हैं, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में, सपोज मैंने किसी को प्रपोज किया, मुझे एक लड़का बहुत पसंद आया, मैंने उसको प्रपोज किया। अब जब मैं उसको प्रपोज कर रही हूँ, पहली बात मेरी इंटेंशन क्या है? कि मुझे उसकी असेंट चाहिए, मुझे उससे हाँ सुननी है, ठीक है ना। मतलब मैं उसको कोई काम करने के लिए बोल रही हूँ कि हाँ तो मुझे हाँ बोल, तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर। और दूसरा मैं क्या करूँगी? मेरी इंटेंशन क्या है? कि मेरे अलावा वो किसी और का प्रपोजल ना एक्सेप्ट करे। दैट मीन्स मैं उसको एक तो बात, पहली बात उसको कोई काम करने के लिए बोल रही हूँ, दूसरा मैं उसको कोई भी काम ना करने के लिए बोल रही हूँ कि अब ये तो काम नहीं करेगा, उसको रोक रही हूँ कि ये काम मत कर। दोनों केसेस में क्या बनेगा बच्चा? प्रपोजल। ठीक है, जब मैं किसी को कोई काम करने के लिए रोकूं या जब मैं किसी को कोई काम करने से मना करूं, दोनों में क्या हो जाएगा? प्रपोजल। अब जब ये प्रपोजल मेरा क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। ये प्रपोजल मेरा किसी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही मेरा ये प्रपोजल किसी ने एक्सेप्ट किया, ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस में मैंने डाला कंसीडरेशन, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब पॉइंट आता है बच्चा, ये कंसीडरेशन क्या है? चलो एक्सेप्टेंस भी हमें समझ लगती है, ठीक है जी, प्रपोजल भी हमें क्लियर हो गया, हमें एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया कि हमने हाँ बोल दी। एक्सेप्टेंस में भी कुछ पॉइंट्स है, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं, वो जब मैं एक्सेप्टेंस का टॉपिक समझाऊंगी मैं तब आपको डिटेल में इसका बताऊंगी, ठीक है। अब सिर्फ आप इतनी बात जानिए प्रपोजल क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस मतलब मैं आपके किसी काम करने पे एग्री होगी, या जब आपने मुझे रोका कि काम मत कर मैं तब एग्री होगी। मैं किसी भी बात पे एग्री होंगी तो मतलब मैंने आपका प्रपोजल क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब बात होती है जब प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, वो बना प्रॉमिस, ठीक है जी। प्रॉमिस तो समझ लग गया। नाउ व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन होता है बच्चा समथिंग इन रिटर्न। अगर कंसीडरेशन की बात करें, कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन, मतलब जब मैं आपको कोई काम करने के लिए बोल रही हूँ या मैं कोई आपको काम ना करने के लिए बोल रही हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको कुछ तो मिले। अगर आप वो एक्ट करोगे तो आपको कुछ मिले, ठीक है ना।
ये क्या है, कंसीडरेशन है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में चीज चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेच दे, इन रिटर्न मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगी। जो ये 1 लाख है, ये जो मैंने 1 लाख की बात की, ये क्या है, दिस इज कंसीडरेशन कि मैंने आपको ऑफर दिया अपनी प्रॉपर्टी बेचो, आपने तो प्रॉपर्टी बेच दी, आपको क्या बदले में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ना बदले में क्या मिलेगा, तो बदले में हमें क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए, और दैट इज कंसीडरेशन। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कोई कीमत देते हैं या कोई रिवॉर्ड देते हैं, दैट इज कंसीडरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि ए और बी के बीच में, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को बोला कि तू सी के केस में विटनेस बन के नहीं जाएगा, अगर तू सी के केस में विटनेस बन के नहीं गया तो मैं, ये ए इसको क्या देगा, 20,000 रुपये। ठीक है, और अगर ये बी सी के केस में विटनेस बन के नहीं गया तो ए को बी को क्या देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये। ये 20,000 क्या बनेंगे बच्चा, हमारी कंसीडरेशन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कंसीडरेशन क्या है, दोबारा समझा रही हूँ, पहले मैंने डिस्कस किया प्रपोजल क्या है। प्रपोजल क्या है, जब मैं किसी को कोई ऑफर दे रही हूँ, ऑफर देते हुए मेरी विलिंगनेस क्या है, पहली चीज कि वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे, ठीक है, और दूसरा वो किसी और का ऑफर नहीं एक्सेप्ट करे, यानी या तो मैं उसको कोई काम करने के लिए बोलूंगी या उसको कोई काम करने के लिए नहीं बोलूंगी। इतनी पहले बात क्लियर हुई। देन आया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस क्या है, जब मैंने उसके प्रपोजल पे, उसके ऑफर पे अपनी असेंट दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, दैट इज एक्सेप्टेंस। मैंने उसका प्रपोजल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आगे जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ, ये दोनों मिले तो क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस में हमने लिटिल बिट डाली कंसीडरेशन, वो क्या बना, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट समझ लगा, प्रोसीजर क्या है एग्रीमेंट तक जाने का, मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बना प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन बना हमारा एग्रीमेंट। चलो जी, एग्रीमेंट तो समझ लग गया। अब एग्रीमेंट बचा के कितने तरह के होते हैं, देखो एग्रीमेंट की बात करें ना हम अभी, एग्रीमेंट हमने बनाया ना, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंचे, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, अभी हमने सिर्फ एग्रीमेंट बनाया है। तो एग्रीमेंट कैसे बना हमारा, ठीक है, एग्रीमेंट होते हैं बच्चा 2 तरह के, एक तो होते हैं एग्रीमेंट वैलिड, एक होते हैं एग्रीमेंट हमारे वॉइड। अब ये जो एग्रीमेंट वैलिड है, ये तो बन गया जी कॉन्ट्रैक्ट, ये तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। तो ये जो एग्रीमेंट वॉइड है, ये कहाँ जाएंगे, ये जो एग्रीमेंट वॉइड है, इसको हम एक और चीज के साथ पढ़ते हैं, दैट इज इल्लीगल एग्रीमेंट। अब मेरे पास 2 कंसेप्ट है, क्या, पहला वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा इल्लीगल एग्रीमेंट। अब ये वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये इल्लीगल एग्रीमेंट क्या है। ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ना बच्चा, ये होते हैं वॉइड एब इनिशियो। अब ये क्या है मैम, समझाती हूँ। वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है बच्चा जो फ्रॉम द स्टार्टिंग ही वॉइड है, जिसको कभी लॉक इन फोर्सेबिलिटी मिली ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला मैम मेरी बहन की शादी है तो प्लीज आप आना, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी। आपने सारी प्रिपरेशंस करके रखी कि मैम आएंगे, मैम को ये देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब मैं नहीं आई, ठीक है, मुझे कोई काम पड़ गया या मैंने वैसे ही आने से मना कर दिया, मेरा मन नहीं था, तो क्या अब आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके ये बोलोगे भाई मैम ने तो प्रॉमिस किया था, मैम नहीं आए, मैम को बोलो हमें कंपनसेशन दे, हमें पैसे दे। नहीं, आप इस बात पे, इस एग्रीमेंट में कोर्ट में नहीं जा सकते। ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं। जब हमने एक एग्रीमेंट में, आप मेरी बहन की शादी पे आओगे, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, हमारी इंटेंशन ही नहीं थी इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, हमारी इंटेंशन ही नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो। क्लियर हुआ, ये बन गए हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर इलीगल एग्रीमेंट्स क्या हुए, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई आप जाके सी का मर्डर करोगे और मैं आपको 20,000 रुपये दूंगी। ये क्या है हमारा, क्या मेरी एग्जाम्पल है, दोबारा से ध्यान से सुनना। आपने यानी ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट किया, किस बात का एग्रीमेंट किया कि ये जो बी है ये सी का मर्डर करेगा और इन रिटर्न ये जो ए है ये बी को 10,000 रुपये देगा। ठीक है, बी ने मर्डर कर दिया सी का,
ए ने आगे फर्दर 10,000 देने से बी को मना कर दिया, क्या बी कोर्ट में जाएगा? कोर्ट में जाके ये बोलेगा कि भाई इसने तो मुझे बोला तो सी का मर्डर करेगा तो मैं तो 10,000 रुपये दूंगा? नहीं। इलीगल एग्रीमेंट मतलब हम कोई ऐसी चीज के लिए एग्रीमेंट करने को बोल रहे हैं जो इलीगल है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी और बीएनएस है। बच्चा आपको पता होगा बीएनएस क्या है? हमारे जो जितने भी हमारे ओल्ड लॉज है, क्रिमिनल लॉज मेजर कौन से? सीआरपीसी, एविडेंस एंड आईपीसी, इनको रिप्लेस के नए लॉज बने हैं। वैसे ही आईपीसी को किसने रिप्लेस किया है? बीएनएस। फुल फॉर्म क्या? भारतीय न्याय संहिता। प्लीज ये चीज का ध्यान रखना, जहां जहां पर अब आपका आईपीसी वर्ड यूज हुआ था, अब आपका वहां पर बीएनएस वर्ड यूज होगा। ठीक है। आगे, इलीगल एग्रीमेंट मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, भाई आप ये काम नहीं कर सकते। आप और मैं एग्रीमेंट रखते हैं अफीम बेचने का, आप मुझे अफीम बेचोगे, मैं रिटर्न आपको पैसे दूंगा। आपने मुझे अफीम बेच दी तो मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आप कोर्ट पे जाओगे, भी मैडम ने तो पैसे नहीं दिए, मैडम से पैसे दिलवाओ, नहीं जा सकते, कोर्ट ने आपको अंदर डालना जेल में। पहली बात क्लियर हुई? वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है और इलीगल एग्रीमेंट्स क्या है। ठीक है, चलो जी इतनी बात हमें समझ लगती है, पर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? जो मेन पर्पस मेरे इन दो वर्ड्स को समझाने का है ना, वो ये है, हमने देखनी है इनकी कोलेटरल ट्रांजैक्शन। ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या है भाई? कोलेटरल ट्रांजैक्शन मतलब बच्चा जो इसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन चल रही हैं वो होती हैं हमारी कोलेटरल ट्रांजैक्शंस। पहले इतनी सी बात क्लियर हुई? ठीक है। आगे, कोलेटरल ट्रांजैक्शन तो हमें समझ लग गया रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, लेकिन कैसे? कौन सी ट्रांजैक्शन को हम रिलेटेड मानेंगे, कौन सी को नहीं मानेंगे? जैसे अगेन हम एग्जांपल लेंगे। बच्चे मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक बार एग्जांपल से क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जितना आप उसको एग्जांपल से समझोगे, अपनी रियल लाइफ से मिला के समझोगे, आपको उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट समझ लगेगा। ठीक है। अगर आप सोचोगे भाई नहीं जी जो लैंग्वेज लिखी हमने वो करनी है, वैसे लॉ नहीं पढ़ी जाती। एग्जाम इलस्ट्रेशन से, केस लॉ से ही हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता है। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि हमारे पूरे लॉ में नहीं लिखी होती, लेकिन जब कोई जजमेंट आती है कोर्ट की, उसमें वो चीज़ नहीं लिखी होती है। वैसे क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, जजमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लैंडमार्क केसेस क्या है, रिसेंट जजमेंट्स क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, इनमें फर्क क्या है वो भी आपको बताऊंगी। अभी हमारा मेन कंसेप्ट क्या है? कोलेटरल ट्रांजैक्शन का। कोलेटरल ट्रांजैक्शन, रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब जब वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे ए क्या है? एक माइनर है, और आपको पता है बच्चा कि माइनर के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वॉइड है, हमारा एग्रीमेंट ही वॉइड है। ठीक है। ए एज बीइंग अ माइनर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। इतनी सी पहले बात क्लियर हुई? ए एज बीइंग अ माइनर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। नेटेड भी उसने बोला कि ठीक है भी मैं आपसे 100 बुक्स परचेज करूँगा और इन रिटर्न में आपको पर बुक के 50 दूंगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5,000 रुपीज़। ठीक है। आगे, ये तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बी को 100 बुक्स तो लानी थी ना, कहीं ना कहीं से परचेज करनी थी, तो बी ने ये 100 बुक्स लेने के लिए सी से लिया लोन। ठीक है। अब ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। बच्चा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में अपने आप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कौन सी चीज़ बनेगा, एग्रीमेंट कौन सी चीज़ बनेगी। ठीक है। तो ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि मैं आप मुझे 100 बुक्स दो, आपको पर बुक के अकॉर्डिंग मैं फिर भी दूंगा, टोटल हमारे बन गए 5,000 रुपीज़। ठीक है। अब बेचारे बी के पास 5,000 भी नहीं थे बुक्स को खरीदने के। अब बी ने क्या किया? सी से लोन लिया। सी से क्या लोन लिया? भाई मुझे 100 बुक्स परचेज करनी है, मुझे उसके लिए लोन दे दो। सी ने लोन दे दिया। अब कल को माइनर मुकर जाए कि भी मैं नहीं बुक्स ले रहा, मैं नहीं 5,000 दे रहा, तो हम एक पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा माइनर का एग्रीमेंट ही वॉइड है जी। हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास क्या जाके करेंगे? कोर्ट को क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ सकती है। हम ए के खिलाफ अपना जो ये है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं करवा सकते। बच्चा माइनर की क्या पोजीशन है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। जब हम कॉम्पिटेंसी के टॉपिक पे जाएंगे ना, उसमें माइनर का पढ़ेंगे कि माइनर के एग्रीमेंट्स को हम वॉइड क्यों बोलते हैं, या कौन कौन से माइनर के एग्रीमेंट्स जो वॉइड है, माइनर के अगेंस्ट कौन से हमारे पास राइट्स है जो अवेलेबल है, सब कुछ हम माइनर वाले केस में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए सिर्फ कि माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करना वॉइड है। ठीक है। तो ए और डी का कॉन्ट्रैक्ट निकला वॉइड, लेकिन ये बी ने जो सी से लोन लिया था मतलब ये तो उसको वापस करना पड़ेगा ना। समझ लगी? ये जो बी और सी का ये लोन की बात चल रही है, ये तो हमें वापस करनी पड़ेगी ना। तो ये क्या है? वैलिड ट्रांजैक्शंस है। दैट मीन्स हमारी जो भी
वॉइड एग्रीमेंट की कोलेटरल ट्रांजैक्शन होती है वो होती है वैलिड। पहले इतना पॉइंट क्लियर हुआ, अगर हुआ है फिर ही मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चा इलीगल एग्रीमेंट की, ठीक है जी। वॉइड एग्रीमेंट की तो हमें एग्जांपल समझ लगी, कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी समझ लगी, लोन लिया तो देना पड़ेगा। तो अब इलीगल एग्रीमेंट क्या हुआ? इलीगल एग्रीमेंट में हम एग्जांपल लेते हैं, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अफीम ला के दूंगा या मैं आपको अफीम ला के दूंगी और आप इन रिटर्न मुझे 1 लाख पीस दोगे, ठीक है। अब अफीम लेने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए ना, आपके पास नहीं पैसे थे, या लेट इट बी मैंने आपको अफीम ला के दे दी, अब आपने मुझे क्या देना है 1 लाख पीस, लेकिन आपके पास तो है ही 1 लाख पीस देने के लिए। अब आप गए सी के पास, सी को बोला मुझे 1 लाख पीस दे दो, मुझे आगे देने हैं, ठीक है। या आपने बोला कि मैंने आगे ए को बोला था कि अगर मुझे अफीम ला के देगा तो मैं तुझे 1 लाख पीस दूंगा, मुझे देने पड़ेंगे तो आप मुझे लोन दे दो, सी ने लोन दे दिया। अब हमारा ये एग्रीमेंट क्या चल रहा है पूरा इलीगल है ना, अफीम मांगना, अफीम की सप्लाई इलीगल है ना, तो इलीगल की जो लोन की कोलेटरल ट्रांजैक्शन पे हो जाएगा बच्चा, ये भी इलीगल हो जाएगी। कैसे? जब बी सी से लोन मांगने आया 1 लाख का, तो क्या सी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा होगा कि तुझे किसके लिए चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए? पूछा होगा ना, कुछ तो डॉक्यूमेंट साइन करवाए होंगे। तो क्या सी को पता नहीं चला वो इलीगल पर्पस से लोन ले रहा है? अगर उसको पता है इलीगल पर्पस से लोन ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर हमारा पर्पस इलीगल है तो हमारा लोन भी इलीगल बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। वो एग्रीमेंट्स क्या है, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या है, इसके साथ हमारा कंसेप्ट खत्म हुआ। एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। जब इसकी डेफिनेशन पे आऊंगी तुम्हारा इसको एक बार दोबारा इसको क्लियर कर दूंगी, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डिफिकल्ट है इतना, हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। बार बार इसको रिपीट करोगे, मैं क्लास में बार बार पूछूंगी, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद होती जाएगी, ठीक है। अब ये तो समझ गया भी सारा कोलेटरल ट्रांजैक्शंस कैसे है कैसे नहीं है। अब एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों पड़ेगा? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने डेफिनेशन की थी ना, क्या एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जब एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी मिली तब हमारा एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट। अभी एनफोर्सेबिलिटी क्या है? एनफोर्सेबिलिटी मतलब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कॉम्पिटेंट पार्टी एंटर करेंगी। कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब बंदा मेजर है, साउंड माइंड का है, पागल नहीं है, इडियट नहीं है, ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट मतलब अगर मैं एग्री कर रही हूँ ना, मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैं अपनी मर्जी से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री हो रही हूँ। मुझे कोई बाहर से नहीं आके बोला, मेरे सिर पे बंदूक नहीं रखा है कॉन्ट्रैक्ट करो करो करो। अगर किसी ने मेरे सिर पे बंदूक रखी है और मुझे बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो 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 करो, तो दैट मींस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा वॉइडेबल। अब ये वॉइडेबल कौन सा कंसेप्ट आ गया, वैसे मैं कई डेफिनेशन सारी करवाऊंगी तो आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अभी आप क्या समझो, वॉइड क्या है, एग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सेबिलिटी क्या है, एनफोर्सेबिलिटी का कंसेप्ट में आपको करवाई। पहला हमने कर लिया बाकी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दूसरा हमने कर लिया फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कंसेंट में किसी भी तरह का कॉर्जन हो, कॉर्जन तो धमकाना बच्चा। इन्फ्लुएंस ना, अंडर इन्फ्लुएंस ना, अंडर इन्फ्लुएंस मतलब मैं आपकी पोजीशन का गलत यूज करके आप पे किसी तरह का इन्फ्लुएंस डाल रही हूं, आपको बोल रही हूं कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करो, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। फॉर एग्जांपल मी बीइंग अ टीचर, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं, मैं आपको बोलती हूं मैं आपको पेपर में नंबर नहीं देगी, मैं आपको पेपर में फेल कर दूंगी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे नहीं बेचते हो, या आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री नहीं होते हो। यहां पर क्या होगा, आपको मजबूरी में मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूं, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि आप पेपर में पास होना चाहते हो। क्लियर हुआ? पता है अंडर इन्फ्लुएंस का क्या है, टेंशन मतलब अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो जब हम इसके टॉपिक पे आएंगे तब आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। अब जस्ट आपको बता रही हूं कि वर्ड्स है क्या हमें पढ़ने हैं। देन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अंडर इन्फ्लुएंस क्लियर हुआ। देन वी हैव द फ्रॉड। फ्रॉड हम सबको पता है भाई, किसी के साथ धोखाधड़ी करना फ्रॉड है। देन वी हैव मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब मुझे ये फैक्ट सच लगते थे, मैंने यही बताया लेकिन वो फिक्स होते निकले। जैसे करके मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब हमारा एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, ठीक है, वॉइडेबल बन जाएगा। लास्ट क्या है हमारा मिस्टेक। मिस्टेक मतलब आपको कोई फिक्स में मिस्टेक हुई, मुझे कोई फिक्स में मिस्टेक हुई। फॉर एग्जांपल मेरा नाम राम है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना था उसका नाम भी राम था। आपको हम दोनों में कंफ्यूजन होगी कि आपने किस राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था और आपने मेरे साथ कर लिया, ये क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। इसमें भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। प्लीज याद रखना, अगर हम बात करेंगे बच्चा कॉर्जन की, अंडर इन्फ्लुएंस की, फ्रॉड की, मिसरिप्रेजेंटेशन की, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल। अगर हम बात कर रहे हैं मिस्टेक की, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सॉरी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। जहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हमने। क्या, एक तो बाकी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी में ये जो इन्फोर्सेबिलिटी पर सेंड किया ना हमने, ये इन्फोर्सेबिलिटी जो पढ़ी है यहाँ पर, ये चीज़ इसके पॉइंट लिखवा दूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट। दूसरे पॉइंट की बात करो, हमारी क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट में क्या है हमारे पास, हमारा सॉरी हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए,
लास्ट क्या है हमारा, नॉट वॉइड बाय लॉ होना चाहिए। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, नॉट वॉइड बाय लॉ, मतलब कि लॉ ने किसी भी तरीके से इसको वॉइड नहीं डिक्लेयर किया होना चाहिए। जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली लॉ ने बोला है ये वॉइड है, इनको तो आप छेड़ नहीं सकते, इनको तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपके बिजनेस को परचेज करती हूँ, ठीक है, आपके बिजनेस की मैंने गुडविल खरीदी, परचेज की मैंने, क्या मैं आप पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ भाई कि आज के बाद से कहीं पर भी कभी भी आप कोई भी बिजनेस नहीं शुरू कर सकते? नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ, आपको किस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ? मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, क्योंकि आपने अपनी गुडविल मुझे बेची है, तो प्लीज़ आप इस एरिया के अंदर वाला बिजनेस रखना। वही हुआ, ठीक है। चलो देन आगे लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसीडरेशन। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल कंसीडरेशन क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लॉफुल होना चाहिए, और जो हमने कंसीडरेशन दिया है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, आपने बोला मैम आप हमें पढ़ा दो, इन रिटर्न हम आपको 50,000 रुपीज़ देते रहेंगे, ठीक है, ओके, सब कुछ ओके, तो एक एग्रीमेंट क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वही चीज़ हो, आपने बोला मैम प्लीज़ हमें पढ़ा दो, इन रिटर्न हम आपको 20,000 रुपीज़ देते रहेंगे, और साथ में मैं आपको हर मंथ इतनी अफीम ला के देता रहूँगा, लेट इट बी मैं आपको 5 ग्राम अफीम ला के देता रहूँगा। अब इसमें क्या है, ये जो हमारा कंसीडरेशन है अफीम का, क्या है ये लॉफुल है? नहीं। ये जो हमारा कंसीडरेशन है अफीम का, ये क्या है, इलीगल है, अनलॉफुल है। इसीलिए हमारा कंसीडरेशन का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब जिसको लॉ बोले, जिसको लॉ परमिशन दे, ठीक है। एंड देन वी हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक तो मैंने बोला तो जाके बी को मार दे और मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, तो वो जिसको बी को मारने का है ना बच्चा, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, और वो क्या है, अनलॉफुल है। तो ये पूरा एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा, अनलॉफुल बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। क्लियर बात इतनी सी बात, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सेबल